सेंटर ऑफ मास क्यों लिखा हुआ है, खत्म चल रहा है। आप जरा ध्यान सुनोगे बस, जल्दी से आप रेडियस का एक्सप्रेशन आप डिराइव कर सकते हैं। हम लोगों ने कल किया था तो रेडियस का जो वैल्यू आया था वो था r = n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। बोलो, ये वैल्यू थी, ठीक है। और सारी वैल्यूज को जो हम लोगों ने रख दिया था तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे r = 0.53 n स्क्वायर बाई z इनटू एंगस्ट्रॉम, मतलब ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आ गई बात समझ में? ओके। इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे सर, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाले थे, है ना। तो जब एनर्जी, कोई बात नहीं यार, जब अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे हम लोग, एनर्जी ऑफ एनी स्टेबल ऑर्बिट, है ना। तो जब हम लोग निकाल रहे थे तो यहाँ पे क्या होने वाला था सर, एनर्जी जब निकालेंगे तो जो टोटल एनर्जी थी वो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, ये तो एक्सप्रेशन होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी था उसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा था K Q1 Q2 by R। अगर हम सारी वैल्यूज को रख देते तो माइनस K Z E स्क्वायर अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया था। बोलो, बात समझ में आ रही है? फिर मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। दुनिया में हमेशा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, ये चीज बात बोली थी मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि mv स्क्वायर अपॉन r जो है वो k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये कर दिया था। फिर हाफ से मल्टीप्लाई था, इधर मल्टीप्लाई। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते थे, हाफ k z e स्क्वायर अपॉन r। यहां से काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते थे, k z e स्क्वायर बाई 2r। बोलो, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था। कोई डाउट है इसमें? इतना कर लिया था ना। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि अगर आप टोटल एनर्जी निकालने जाएंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे ना, इसमें रखना था दोनों वैल्यूज को। तो जैसे ही रखोगे तो टोटल एनर्जी कितना आया था, माइनस हाफ k z e स्क्वायर अपॉन r। भाई दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया तो ये आंसर आ गया था टोटल एनर्जी का। इसमें कोई डाउट था? नहीं। तो सर टोटल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है ये बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी में देखो प्लस का था और टोटल एनर्जी में कैसा है, माइनस का है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी होगा उसको माइनस के इंटू काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो। कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है ना? ओके। फिर उसके बाद सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना बच्चे। ये यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी ना, अगर 2 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं ना माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। बोलो, बात समझ आई नहीं आ रही? ये चीज क्लियर थी? इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। क्यों फार्मूला रिवाइज करा रहा हूं, आज न्यूमेरिकल कराना है और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होने हैं, ठीक है। फिर ये तो सर हुआ टोटल एनर्जी का, इसलिए ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ r, जैसे ही मैं r की कौन सी वैल्यू, एक दो बार आप याद करोगे बोलोगे तो याद हो जाएगा। n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर है, 4 पाई स्क्वायर लिखना mkz e स्क्वायर, mkz एक साथ बस बोल दो तो पूरा तैयार हो जाएगा ना। यहां से जब जैसे ही रखोगे तो क्या होने वाला है, टोटल एनर्जी, ध्यान से देखना। टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा माइनस हाफ k z e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर mkz e स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे ही सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका टोटल एनर्जी निकल के आ रहा है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 13.6 n z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो बात समझ आई थी नहीं आई थी? अब अगर ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे
जल्दी देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू रखते हो 1, n की वैल्यू रखते हो 1, तो वो है क्या, वो है फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिटल या ग्राउंड स्टेट। क्या है, ये है ग्राउंड स्टेट या फिर फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिटल। बुलवारी बात समझ में। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हो जाएगा वो जाएगा -13.6। और अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो Z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही थी? ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, n की वैल्यू जब 2, तो सेकेंड एक्साइटेड, सेकेंड फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। और जैसे ही n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 टू की पावर 2। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दोगे तो जैसे ही करोगे यहाँ से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिटल की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। कोई डाउट है बताओ, एक बार फिर से पूरा सुन लो, ध्यान सुनना। कल हम लोगों ने रेडियस का एक्सप्रेशन ये डिराइव किया था, जिसको सारी वैल्यूज रखेंगे, n और z नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो अगर एटम चेंज तो फिर n और h की, इसकी ऑर्बिटल चेंज तो n चेंज और एटम चेंज तो z चेंज, तो इसलिए यहाँ पे इनको ऐसे रहने देते थे, ठीक है। फिर टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट में कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था, अगर ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, तो हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है। तो इस एनर्जी की कैसे निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी जो भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कैसे, k q1 q2 by r, तो q1 की वैल्यू Ze और q2 की वैल्यू -e रखोगे, ये आंसर आ गया। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। सर कैसे करेंगे, हाफ mv² के टर्म्स में है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, हाफ mv² के टर्म में नहीं लेना है। तो हम लोग पढ़े ना सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r = k q1 q2 by r², ठीक है ना। और फोर्स के समय में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं। कब कब नहीं लेते हैं, फोर्स निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सब कोई साइन नहीं। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल लेंगे तो उसमें साइन रखेंगे, ठीक है। तो बस r से r कैंसिल हुआ था, हाफ से हाफ, तो देखो काइनेटिक एनर्जी बन गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, हाफ k Ze²/r, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी मिल गई। तब सर टोटल एनर्जी तो यहाँ पे हमें किसके टर्म में, स्मॉल r के टर्म में, हमें तो r की वैल्यू रख सकते हैं, यही वैल्यू उठा के रख दिया, सारी वैल्यूज को रखा एक्सेप्ट z एंड n। तो यहाँ से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n² आ जाएगा। तो हर ऑर्बिट की हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं n की वैल्यू रख करके। n की वैल्यू अगर 1 होती है तो फर्स्ट स्टेबल स्टेट या इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो सेकंड स्टेबल स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n की वैल्यू 3 हो जाएगी, थर्ड स्टेबल स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो जो n की वैल्यू चल रही होगी वो क्या होगा तुम्हारा, वही स्टेबल स्टेट चल रही होगी, ठीक है ना, स्टेबल ऑर्बिटल। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो उससे एक कम कर देना है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इससे हम किसी भी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इसमें देख लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। चलो लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इसके पहले वाले भी कराएंगे, परेशान करेंगे। अब जब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं तो हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट। अच्छा जो लोग नोट्स लिए ना, नोट्स के लेफ्ट साइड में लिखो ना, कॉपी दे दो। अरे एक ही जगह पे रहेंगे सारे नोट्स, सही रहेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। देखो सर इसको लिखना किस जगह, मतलब चैप्टर कौन सा है, एटम है ये, हाँ
ठीक है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, हाँ शांत हो जाओ। लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। बोलिए सर। देखो पहला क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Then number 1, what is the kinetic energy of an electron in the second excited state? What is the kinetic energy of an electron in the second excited state? Question number 2, what is the potential energy of an electron in the third excited state? What is the potential energy of an electron in the third excited state? ठीक है ना? Third question. If the electron jumps from ground state, if the electron jumps to the ground state, if the electron jumps to the ground state from the third excited state, if the electron jumps to the ground state from the third excited state, comma, calculate the wavelength of the photon emitted. अब ये कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको देखो हमेशा जो आउटर सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज के पास होते हैं वो कम होते हैं। और कैसे बोल रहे हो, यहाँ तो 13.6 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट में है उसके पास एनर्जी बहुत कम है। कम मतलब समझते हो कैसे कम है भाई? ये इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकल के जा ही नहीं पाएगा। जाके कौन पाएगा? कौन निकल सकता है? आउटर स्टेट वाला। यानी इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। जो ये अमाउंट आप देख रहे हो ना, ये लोन अमाउंट है। ये क्या है? लोन अमाउंट। मतलब ये इतना कर्जे में है, माइनस साइन लगा तो है। यस। तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है क्या? नहीं है। अगर किसी के पास प्लस की 0.2 एनर्जी भी है वो इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो उसके पास इंडिविजुअल एनर्जी है, वो उसको खर्च कर सकता है। और ये क्या है? ये लोन अमाउंट है। इसका मतलब ये एनर्जी क्या है? बहुत दबा कुचला है। अगर कोई आदमी कह दे कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये एटम जानते हो क्या कहेगा? पहले इतनी एनर्जी इसने मुझसे ले रखी, इसको दो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप मुझे दीजिए, तब मैं इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करूंगा, अदरवाइज ये इसी तरह मेरी गुलामी करता रहेगा। आगे बात समझ में? और गुलामी मतलब क्या? रिवोल्यूशन, रिवॉल्व करता रहेगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। बात समझ आ रही ना? लेकिन इसको अगर ले जाना चाहेगा तो ये तो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कर्जा है, ज्यादा है नहीं, तो तू उसको दे दो बस, चलो। बात समझ आ रही? तो ये हायर एनर्जी स्टेट, ये लोअर एनर्जी स्टेट। तो दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी जब करोगे तो उतनी एनर्जी इक्वल टू h न्यू कर देना, तो वहां से ये वाला आपका काम शुरू हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। ठीक है, सॉल्व करो जरा। चलो भाई देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 970 चलो अच्छा है। देखिए बेटा
देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे बेटा, शांत हो जाओ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करना है तो आपको एक देखना पड़ेगा, क्या पूछा गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हाँ तो जरा ध्यान सुनो। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एक प्लस करना है, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड से n की वैल्यू 2 में मिला था, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 3। क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 3। तो पहले तो वहां की टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी एट सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 आया ना। जब 4 आ जाएगा, ओए भाई बात करते हो यार तुम लोग, जब 4 आ जाएगा तो ये -3.4 देगा क्या, बोलो। अच्छा 9 आएगा, हाँ 9 आ जाएगा जब करोगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ से कितना आ जाएगा, -1.51 इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसी में दूसरा पार्ट क्या दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बोलो है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या होगा, टोटल एनर्जी एट थर्ड एक्साइटेड स्टेट हम कैलकुलेट कर लें, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ये वैल्यू तुम्हारे लिए पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट, और ये 16 है ना, 0.85 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहां से आएगा। अब जरा रिलेशन देखो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, 2 into 0.85 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसके साथ, माइनस साइन के साथ, क्यों, टोटल एनर्जी भी किसके साथ आई है, बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनो लड़के, ए यार ये बात करते हो गधे, ध्यान सुनना, सुनिए, ओए जैसे पूछ रहा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जंप कर रहा है और ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो भी एनर्जी होगी वो hν होगी, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सर ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E4, ठीक है ना। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, E4 की ज्यादा होगी और E1 की क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। यानी E4 माइनस E1 इज इक्वल टू hν, सो वी कैन राइट हियर, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट E4 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना 0.85, यहाँ से कितना आ रहा है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया ये, तो ये तो प्लस में हो गया, 13.6 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Hc अपॉन लैम्डा, यहाँ से कितना 12 पॉइंट समथिंग जाएगा ये,
13.60 0.85 5 15 में से 8 गया 15 में से 8 7 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसलिए 1.6 10 पावर माइनस 19 hc/λ क्योंकि अब जूल में कन्वर्ट हो गया। और कभी भी ऐसा करना हो ना तो लैम्डा वगैरह निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो ये चीज आ गई। तो अब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी h की वैल्यू 6.63 into 10 power minus 34 3 into 10 power 8 upon 12.75 into 1.6 into 10 power minus 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे 970 एंगस्ट्रॉम। बोलो बात समझ में आई? देख लो अगर कोई दिक्कत हो बताओ। इस पूरे प्रॉब्लम में अगर कहीं पे भी समझ में ना आया समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। देखिए which state of the triply ionized barium which state of the triply ionized beryllium BERYLLIUM which state of the triply ionized beryllium B3 इसके जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है Be3 positive। ठीक है has the same orbital radius as that of ground state of the hydrogen atom। Which state of the triply ionized beryllium has the same orbital radius as that of the ground state of the hydrogen? Same orbital radius as that of the ground state of hydrogen। ठीक है ये क्वेश्चन है। चलो देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है और अच्छा है। ध्यान सुनिए सबको पता है जो रेडियस होता है सर आपने फॉर्मूला बताया है ये बोलो है ना। यानी जो रेडियस होता है वो किन फैक्टर्स में डिपेंड कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरा एटॉमिक नंबर। तो कौन से एटम का है लिया जा रहा है। हर एटम का जो ग्राउंड स्टेट की रेडियस होगी वो डिफरेंट होगी। बात समझ आ रही? ठीक तो ओए भाई बात नहीं ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरियम है ना ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो R1 लिख दिया मैंने R1H इसका मतलब क्या हुआ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो है मान लिया nth ऑर्बिट ऑफ बेरियम इक्वल होगी। एनी डाउट? ठीक तो ये फॉर्मूला लगा 0.53 n स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन के लिए n की z की वैल्यू कितनी हो गई 1 और 0.53 n ऐसे ग्राउंड स्टेट है तो इसके लिए n की वैल्यू भी क्या हो गई 1 0.53 इंटू n सर नहीं पता अपॉन बेरियम के लिए क्या होता है z की वैल्यू 4 होता है क्या बोलो 4 होता है। ये भी किसमें हुआ ये भी एंगस्ट्रॉम में और ये भी एंगस्ट्रॉम में तो ये तो हटा दो ठीक है ना 0.53 हटा दो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो कोई डाउट है इसमें। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ठीक है ना क्लियर है आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन Which level of the doubly ionized lithium which level of the doubly ionized lithium has the same energy which level total energy which level of the doubly ionized lithium has the same energy
as the ground state energy of the hydrogen atom. Ground state has the same energy as the ground state of the energy of the hydrogen atom. ठीक है? हाँ. चलो देखो भाई, बहुत आसान है. अभी हम लोगों ने देखा सर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. जेड स्क्वायर अपॉन, तो सर ये तो कैंसिल ही हो जाना है ना, ये तो दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? जेड स्क्वायर एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव. ठीक है, ये होना चाहिए था. तो बस हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1. इसके लिए कितना होता है? लिथियम के लिए z3 होता है ना. n की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, देखो कोई डाउट हो तो बताओ. अब हेडिंग डालो. हेडिंग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. नहीं भाई, पढ़ाने जा रहे, कोई बात नहीं. स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब जरा ध्यान सुनना बच्चे. तो बोर्स ने बताया कि स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब क्या? जब एनर्जी रिलीज हो. और आप सबको पता है एनर्जी कब रिलीज होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल पे, है ना. तो यानी देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस था. आप क्या देख रहे हो? इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, जंप करके कहाँ आया? फाइनली यहाँ पे आया. तो ई फाइनल एनर्जी लेवल की हो गई. और एनर्जी क्या रिलीज हुई? एच न्यू, है ना. बोल बात समझ में आ रही? तो एनर्जी रिलीज, जो एच न्यू है हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल. बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना. ठीक, तो अगर ये वैल्यू लिख सकते हैं तो सर ई इंडिविजुअल क्या होता है? ध्यान सुनो लड़के. ओए भाई बात मत करो यार. किसी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी सर हमको याद, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है वो याद नहीं होता है. तो कैसे करेंगे सर? टोटल एनर्जी आपने ये बताया था कि जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. लिखा ना? बोलो ये था. आर की वैल्यू फिर आपने यहाँ पे पुट की थी. और कौन सी आर की वैल्यू थी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर. जैसे ही रखा था आपने माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर चला गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर. ठीक है ना. तो सर यहाँ पे जब आपने रखा था तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था ई इनिशियल और ई फाइनल के लिए, तो हम लोग क्या देखेंगे? केवल और केवल सब कुछ बाहर ले लेंगे एक्सेप्ट एन. ठीक है ना. तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कई सारी चीजें कॉमन आ रही है. दैट इज माइनस के जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर एम के अपॉन ये 2 बार के स्क्वायर का. ठीक है. और अपॉन 2
h स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर। बोलो भाई कोई डाउट है? वेयर n इज व्हाट, nth इनिशियल ऑर्बिट वाली n और ये है फाइनल ऑर्बिट वाली n। क्लियर? हाँ, ये आ गया hc अपॉन लैम्डा। क्लियर है? तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू देखने जाए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन 2 h क्यूब c। ठीक है? कहाँ पे a स्क्वायर, हाँ ध्यान सुनना बेटा। अब जब ये सारी वैल्यू आप सब लोग रखेंगे ना तो एक नया बनता है रिडबर्ड कांस्टेंट। ठीक है ना? और उस रिडबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो सबको एक नया कांस्टेंट बना देंगे। और ये नया, अच्छा और सुनो, वही लगे एक काम करना, माइनस पहले अंदर कर दो, ये माइनस जो था इसको अंदर कर देंगे तो ये n फाइनल स्क्वायर और ये n इनिशियल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो कोई डाउट? जो माइनस है वो अंदर चला गया तो इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोई स्पेसिफाई है कि पावर हमेशा जब ऊपर वाला होगा, क्योंकि अभी देखो ध्यान सुनना आप लड़के, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो पहले पोजीशन होगी वही इनिशियल है और जहां फाइनली जा रहा है वो जंप करके जा रहा है वो एंड फाइनल हो जाएगा। हाँ, अब तुम्हारी बात आई, वो होता है वो कब होगा, वो एब्जॉर्प्शन के केस में होगा। लेकिन हमेशा जब एनर्जी रिलीज होगी वो तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा फाइनल पे। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? तो हम लोग अभी जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है वो कब मिलती है, जब एनर्जी लेवल रिलीज होती है। तो इसीलिए हम लोग जितनी बात कर रहे हैं वो रिलीज होने की बात कर रहे हैं। ठीक है? एब्जॉर्प्शन के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, परेशान। कांस्टेंट देख लिया जिसका नाम होता है रिडबर्ड कांस्टेंट, n फाइनल स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में भर लो। और r क्या है यहाँ पे? r है, पहले बताओ रिडबर्ड कांस्टेंट की, r y d। खुद ना आ रही होगी, बताओ वैल्यू होगी 1.09 इंटू 10 पावर 7। ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। ठीक है? आई बात समझ में? आपको वो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। यानी अब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला कोई पूछे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 पावर 7 1 अपॉन 10 फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना। और कल से वो न्यूमेरिकल शुरू होगा जो बोर्ड में 101% आएगा। वो भी आ सकते हैं लेकिन चांसेस 3 नंबर वाले हैं ना, तो 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे। ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नोट कर लो।